Hello friends, welcome to PC Square for Biology. Today we are going to discuss very important topic of class 12th, chapter number 6, and the name of the chapter number 6 is Molecular Basis of Inheritance. बच्चे ये जो चैप्टर नंबर 6 हम कर रहे हैं इसमें हमने अभी दो ही टॉपिक डिस्कस किए हैं। मैंने आप जो पिछली वीडियोस डाली हैं वो एक वीडियो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है और एक वीडियो जिसमें ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स के बारे में बताया गया है और हार्ड से चेज जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन किया गया है। इस टॉपिक में हम करने क्या जा रहे हैं, रिप्लिकेशन। ये रिप्लिकेशन जो है बच्चे, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि सर रिप्लिकेशन क्या है, मतलब होता क्या है, रिप्लिकेशन में क्या होता है। तो बहुत सारे टीचर्स क्या कहते हैं, एक सिंपल सेंटेंस में खत्म कर देते हैं इतनी बड़ी बात को। ये बहुत बड़ी बात है और एक सेंटेंस में खत्म हो जाता है। कंसेप्ट क्या है कि रिप्लिकेशन क्या होता है। बच्चों का क्वेश्चन, टीचर क्या कहते हैं, बेटा सेल्स की डुप्लीकेसी का प्रोसेस क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन। द डेफिनेशन इज एग्जैक्टली करेक्ट, डेफिनेशन में कोई कमी नहीं है। कंसेप्ट यही है कि जो रिप्लिकेशन है, रिप्लिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कॉपिंग मैकेनिज्म ऑफ डीएनए। एक सेल है वो अपना डीएनए कॉपी कर रही है, उसी को क्या कहेंगे, रिप्लिकेशन। लेकिन जब आप क्लास 12th में आते हैं तो देखिए रिप्लिकेशन की डेफिनेशन क्या हो जाती है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। रिपीटिंग अगेन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यूजिंग एग्जिस्टिंग डीएनए एज अ टेम्पलेट। होता क्या है कि आपके पास एक पेरेंटल सेल है जिसका डीएनए इस्तेमाल करते हुए आप प्रोजेनी सेल्स के डीएनए को बना रहे हैं। तो जो प्रोजेनी सेल्स की डीएनए बन रही है वो किसकी वजह से बन रही है, एग्जिस्टिंग डीएनए की वजह से। आपने एग्जिस्टिंग डीएनए को कैसे यूज किया, टेम्पलेट के रूप में यूज किया, ताकि आप क्या कर सके बेटा, नया डीएनए बना सके। इसी को हम क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन कह सकते हैं। तो अब आम भाषा में अगर हम रिप्लिकेशन को समझाएं तो रिप्लिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी सेल अपने पुराने डीएनए को टेम्पलेट के रूप में, टेम्पलेट स्ट्रैंड के रूप में कन्वर्ट करके क्या करती है, जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए उसको रीजनरेट करना स्टार्ट करती है, उसको जनरेट करना स्टार्ट करती है। अब देखिए यहां पर आपको बेटा डायग्राम बना करके दिखाया गया है। ये हमारा एक डीएनए है। आप सभी जानते हैं कि वाटसन और क्रिक ने बहुत अच्छे से समझाया कि जो डीएनए होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए की जो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, एक टाइम पे बेटा ये जो पोजीशन है जहां से डीएनए खुला हुआ है इसको बोलते हैं रिप्लिकेटिंग फॉर्क। रिप्लिकेटिंग फॉर्क बेटा आने वाले टॉपिक के अंदर आपको ये बहुत अच्छे से समझाया जाएगा कि जो रिप्लिकेटिंग फॉर्क है वो क्या होता है। तो जो रिप्लिकेटिंग फॉर्क है ये इसका अगला टॉपिक है। इसी टॉपिक में जब आप आगे जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि सर ने प्रीवियस वीडियो में रिप्लिकेशन फॉर्क की चर्चा की थी। तो बेटा डीएनए देख रहे हैं कि आपकी डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन एक ऐसी पोजीशन जहां पे जो डीएनए है इसका दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो रहा है। यहां पर जो डीएनए के दो स्ट्रैंड थे वो देखिए अलग अलग कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका जो पोलैरिटी था वो 5'3 और इसका पोलैरिटी क्या है 3'5। तो आपको एक और बेहतर बात सीखनी है आने वाली वीडियोस के अंदर और क्लासेस के अंदर कि जिस डीएनए स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी है वो 5'3 होगी। अगर डीएनए स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5'3 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। उसे हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड या फिर ओकाजाकी स्ट्रैंड। इसे हम लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। लैगिंग वर्ड का मतलब होता है पीछे रह गया, मतलब पिछले डीएनए से जो डीएनए यहां पर आया हुआ है। तो ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए देखिए आपका ये पेरेंटल डीएनए, पेरेंटल डीएनए का ये अलग अलग स्ट्रैंड हुआ। तो इन स्ट्रैंड्स को मैंने यहां पर अलग अलग बनाया। ये जो स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 5'3 है बेटे ये पेरेंटल डीएनए, तो इसको हम लिख सकते हैं पेरेंटल डीएनए। ये पेरेंटल डीएनए हो गया, पेरेंटल डीएनए। और उसके बाद जो हमारे पास दूसरा डीएनए है ये हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। ये वाला जो डीएनए दिख रहा है आपको ये न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए मतलब जो नया डीएनए बना हुआ है। तो देखिए ये जो पूरा डायग्राम आपके सामने है इसमें हौच पौच को बिल्कुल नहीं समझना है, जो चीजें हैं बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हमने समझा रेप्लिकेशन का डेफिनेशन कि रेप्लिकेशन क्या है। रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ सेल एक्चुअली मेक्स अ डुप्लीकेट कॉपी, जिसमें सेल क्या करती है, अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाती है। किसको यूज करते हुए, पेरेंटल डीएनए को
टेम्पलेट स्ट्रैंड के रूप में यूज करती है। देखिए लिखा हुआ भी है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसकी आइडेंटिकल कॉपी बना ली है। क्या करते हुए? एग्जिस्टिंग डीएनए को टेम्पलेट की तरफ इस्तेमाल करती है। क्या कर सके? ताकि वो नया डीएनए स्ट्रैंड इस्तेमाल कर सके, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। भाई अगर डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। बेटा वाटसन और क्रिक दो बहुत ही पहुंचे हुए वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1953 में लोगों को ये समझा दिया था कि जो डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, जो कि मैंने लिखा हुआ है। डीएनए का एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। जिस तरीके से आप अगर रस्सी को लपेटते हैं तो रस्सी की जो कॉइलिंग होती है वो राइट हैंडेड फैशन में होती है। आप घरों में देखेंगे बुजुर्ग आदमी रस्सियों को बुनते रहते हैं, तो रस्सी को बुनने के लिए हम राइट हैंडेड फैशन का प्रयोग करते हैं। तो ये राइट हैंडेड फैशन है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है किसकी? डीएनए की। अब हमने क्या देखा कि 1953 में वाटसन और क्रिक ने ये चीज बहुत अच्छे से समझा दी थी कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब इन्होंने एक नया कंसेप्ट लोगों के बीच रखा और वो कंसेप्ट क्या था? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। बेटा वर्ड सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? सुरक्षित करना। मतलब आधे कैरेक्टर माता पिता के सुरक्षित रख के नया कॉपी बनाना। आप बेटा पढ़ बायोलॉजी रहे, मैंने आपको इंग्लिश का ट्रांसलेशन बता दिया। वर्ड का मीनिंग क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। ये जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, इसने जो नया स्ट्रैंड बनाया वो किस माध्यम से बनाया? इसने एक सेमी कंजर्वेटिव स्कीम का प्रयोग किया। वाटसन और क्रिक ने ये बात समझाई लोगों को कि जो डीएनए है ना वो सेमी कंजर्वेटिवली क्या करता है? रिपीट करता है। अब अपने आप को रिपीट करने वाली ये जो बात थी लोगों के सामने बहुत अच्छे से लेकर आए मिस्टर टेलर। सन 1957 में वाटसन और क्रिक के बाद टेलर नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया? इस बात को लोगों के सामने बहुत क्लियरली रखा कि जो ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है, और उन्होंने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया। आप आने वाले वीडियोस के अंदर आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से स्थेल और मैसेल्सन ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया एस्चेरिशिया कोलाई पर और लोगों को समझाया कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है। चलिए अब हम क्या पढ़ते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कैसे होता है। देखिए बेटा डेफिनेशन में साफ साफ समझाया गया है। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक, दिस स्टेटमेंट वाज ऑब्जर्व्ड एंड बीन डिस्क्राइब्ड बाय मिस्टर वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक आर टू डिफरेंट साइंटिस्ट्स। ये दो अलग अलग वैज्ञानिक थे बेटा, दोनों ने मिलकर काम किया था, इसलिए दोनों का नाम एक साथ लिया जा रहा है। ठीक है। अब इनका नाम था जेम्स वाटसन और इनका नाम था फ्रांसिस क्रिक। तो इन्होंने क्या किया? The two strands would separate and act as a template। बेटा बात वही है जो हमने रेप्लिकेशन में पढ़ा। इस टॉपिक का टाइटल क्या रहेगा बेटा? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन समझने के बाद हम क्या करेंगे? रेप्लिकेशन का पैटर्न क्या है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्या है। ये जो सेमी कंजर्वेटिव वर्ड है वो क्या है? क्योंकि बच्चे अगर आप सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन समझ जाएंगे, रेप्लिकेशन समझ जाएंगे, तो आप आने वाले टॉपिक हैं जिनके अंदर आप एक वर्ड आएगा रेप्लिकेशन फॉर्म। मैं बोलूंगा बेटा डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, आप बोलेंगे सर ये क्या होता है। मैं बोलूंगा बेटा ओकाजाकी स्ट्रैंड, सर ये क्या होता है। मैं बोलूंगा लैगिंग स्ट्रैंड, आप बार बार रिपीट करेंगे सर ये होता क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि एक डीएनए के अंदर जो पेरेंटल स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। हाँ, खास बात यह कि डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड किसे बोलेंगे? जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम और 3 हो। फिर डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम और 5 होगी, वो हो जाएगा कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, जिसको हम न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड भी बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। देखिए दोनों डायग्राम में अलग अलग बता रखा है मैंने। अब एक और खास बात क्या बच्चे, हमने इस डेफिनेशन में पढ़ा क्या कि द टू स्ट्रैंड्स वुड सेपरेट। आप देखिए ये दो स्ट्रैंड आ रहे हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यहां पर ये बिल्कुल सेपरेट हो रहे हैं, ये अलग जा रहा है, ये अलग। मैंने इन दोनों को अलग अलग बना दिया। ये जो था ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, पेरेंट से आया हुआ स्ट्रैंड है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड। अब इसने क्या किया? यहां पर इनका रिप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है, तो रिप्लिकेशन कहां शुरू होता है? रिप्लिकेशन फोर्क के पास। रिप्लिकेशन फोर्क क्या है? जहां पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या होता है? सेपरेट हो रहा है। इसलिए सेंटेंस में साफ साफ आपको समझाया गया है द टू स्ट्रैंड्स वुड सेपरेट, दो स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, और एक टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। इसलिए फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूली कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड, जो नया कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड ये बना हुआ है बेटा ये वाला, इसी को हमने क्या बोला है? ये सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। तो अब हमने क्या देखा? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिप्लिकेशन, जैसे ही रिप्लिकेशन पूरा हो गया, मतलब यहां पर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है सिंगल स्ट्रैंड के रूप में कन्वर्ट हुआ
और सिंगल स्ट्रैंड के रूप में कन्वर्ट होने के बाद वापस फिर से यहां से इसने रिप्लीकेट किया, जो पहले अकेला था अब फिर से डबल हो गया है। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिप्लीकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल, हर एक जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, वुड हैव हैन एंड पैरेंटल एंड न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। तो ये देखिए ये हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है जिसमें एक तो पैरेंटल है और एक बिल्कुल जो नया बना हुआ है। बेटा इस टॉपिक का टाइटल क्या बताया था मैंने आपको, रिप्लीकेशन। तो भाई मैं बहुत अच्छे से इतना तो एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको रिप्लीकेशन समझ में आएगा, और अगर आपको रिप्लीकेशन समझ में आ जाता है, देखिए एनसीईआरटी में टॉपिक वाइज कंसेप्ट दिया हुआ है और आपको मैंने अभी रिप्लीकेशन समझाया, तो रिप्लीकेशन की डेफिनेशन पढ़ी आपने, आप ये जानते हैं कि रिप्लीकेशन कब होता है, सेल्फ डुप्लीकेसी कब स्टार्ट होती है। बेटा क्लास 11th में चैप्टर नंबर 10 के अंदर आपको बताया गया है कि सिंथेसिस फेज आपने एक स्टडी किया है। सिंथेसिस फेज के दौरान सेल क्या करती है, अपना नया डीएनए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है। तो हमने यहां पर ये जो प्रोसेस पढ़ा रिप्लीकेशन का, वो कब हुआ, सिंथेसिस फेज के दौरान। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस की जाएगी जो कि रिप्लीकेशन से जुड़ी हुई थी। तो नेक्स्ट वीडियो जब पढ़ेंगे तो बेटा एक सेंटेंस में बार बार दोहराऊंगा, बेटा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है या फिर पिछली जो ऑफलाइन क्लासेस हैं, बेटा इनमें से बहुत सारा मटेरियल जो ना हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट है सर ये जो रिप्लीकेशन वाला टॉपिक है ना ये क्लियर नहीं हो रहा है, इस पे वीडियो बनाओ। बच्चों ने कहा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का एक रफली वीडियो मैंने आपको बना करके चैनल पे डाला हुआ है, आप उसको आराम से देख सकते हैं। बेटा इस टॉपिक की मार्किंग का नहीं पता मुझे, ये 2 नंबर में आएगा, 1 नंबर में आएगा कि 3 नंबर में आएगा, लेकिन बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सेमी कंजर्वेटिव रिप्लीकेशन मेथड। जो सेमी कंजर्वेटिव रिप्लीकेशन मेथड था उसको अपने शब्दों में समझाइए। अब अपने शब्दों में क्या समझाओगे भाई, वही समझाओगे जो वाटसन और क्रिक ने समझाया था। वाटसन और क्रिक ने आपको समझाया कि जो 2 पैरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है वो क्या करेंगे, एक समय पर सेपरेट होंगे, जो दोनों सेपरेट हुए हैं वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा वो अपनी एक कॉपी बना लेंगे, वो फिर से डबल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी और आप कह सकते हैं कि इस तरह जो डीएनए है उसका अमाउंट डबल होता जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स डबल होती जाएंगी। तो ये प्रोसेस ऑफ रिप्लीकेशन था जिसकी मदद से सेल्स क्या करती हैं, अपना जो डीएनए कंटेंट है उसको डबल कर देती हैं। कैसे डबल करती हैं, बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग डीएनए। जो पिछला डीएनए था, पैरेंटल डीएनए था, उसको यूज करते वक्त ये क्या करेंगे, नया डीएनए बनाएंगे। बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप क्या कर सकें, आने वाले वीडियोस को अच्छे से पढ़ सकें। उन वीडियोस को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास आ सकें। और प्लीज इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो आप क्या कीजिए, आपने कमेंट्स में भेजिए। हम हमेशा चेक करते हैं कि बच्चों के कमेंट्स क्या है, इसमें क्या डाउट्स हैं, ऐसा क्या टॉपिक है जो बच्चों को टफ लग रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।